हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या हम सभी को लोन लेना चाहिए, लोन लेना सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे करेंगे, हमें कब लोन लेना चाहिए, कब लोन नहीं लेना चाहिए, ये सही और गलत है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें इनके कुछ बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह के लोगों को लोन लेना फ़ायदेमंद है और किस तरह के लोगों को लोन लेना नुकसानदायक है, किस तरह के हम लोन लें और किस तरह के हम लोन को अवॉइड करें, और कब लोन लेना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। तो इनको विस्तार से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं सीए नवल चौधरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपको इसके बारे में डिटेल में हम आपको एजुकेट करने जा रहे हैं ताकि आप आने वाले दिनों में आप लोन से जुड़े हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आप सुलझा सकें। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के वक्त में किसके लिए ये फ़ायदेमंद है और किसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कई सारे फ्रेंड्स बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं। तो जब आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो आपको ये लोन फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एक सैलरीड क्लास आदमी है या जो कोई किसी तरह से बिजनेस नहीं करता है तो वो भी लोन लेते हैं, तो उनके लिए लोन लेना फ़ायदेमंद का सौदा नहीं होता, कुछ एक परिस्थितियों को छोड़ के। जैसे मान लें कि अगर एक सैलरीड क्लास पर्सन है और उसको एक गाड़ी चाहिए और गाड़ी के लिए व्हीकल लोन लेता है, तो लोन लेने के पहले चाहे आप सैलरीड क्लास हो या बिजनेसमैन हो, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट क्यों आ पड़ी है, आपको क्यों लोन लेना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये है, क्या लोन लेने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। और तीसरा ये चीज़ है, क्या हम जो लोन लेंगे तो क्या हम उसके ईएमआई को सही टाइम पे सर्विस कर पाएंगे, और उस ईएमआई का जो रेशियो होना चाहिए हमारे मंथली इनकम का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हमें कितना लोन अवेल करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको विस्तार में बताएंगे, जिसके लिए आपको एंड तक इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। और जब आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर सोचो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने एक गाड़ी लोन पे परचेज किया, तो बिजनेसमैन को गाड़ी खरीदने के फ़ायदे हैं। फ़ायदे इसलिए हैं कि जब आप गाड़ी की ईएमआई देंगे तो जो ईएमआई पे लगने वाला ब्याज है, इंटरेस्ट है, तो वो एक तरह से आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। साथ ही उस गाड़ी के कॉस्ट पे जो आपको एक डेप्रिसिएशन मिलेगा वो भी एक बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से व्हीकल परचेज करना फ़ायदेमंद सौदा है। लेकिन अगर यही व्हीकल
एक इंडिविजुअल या एक सैलरी क्लास के लोग परचेज करते हैं, और अगर उसकी खुद की नेसेसिटी नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में आप व्हीकल लोन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही आपको उस गाड़ी का डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने वाला। और आप जानते हो कि जो व्हीकल है एक डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है। मान लो अगर आज के डेट में अगर आपने एक 20 लाख की गाड़ी परचेज करी तो ईयर आफ्टर ईयर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। मतलब अगर आप सोचेंगे 2 साल के बाद हम 20 लाख में उसको सेल कर देंगे, वो नहीं मिलेगा। हो सकता है उसका आपको 15 लाख मिले, 10 लाख मिले, जो भी अमाउंट है, तो वो वैल्यू डिप्रिशिएट करता है। अब चलते हैं कि आज के डेट में हर कोई अपना एक घर चाहता है, और घर के लिए होम लोन हर क्लास के लोग अवेल करते हैं। तो जहाँ तक होम लोन का सवाल है, तो होम लोन में जो भी आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो तो उसका हमें एक बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलता है। तो उसका एक तो हमें 80C के अंदर मिलता है जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, तो अप टू 1.5 लाख का तो आप प्रिंसिपल रीपेमेंट में उसका बेनिफिट लेते हैं। दूसरा, उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आप सेक्शन 24 के में भी लेते हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपया अलाउड है। और अगर ये लोन अगर आपने ज्वाइंट नेम से ले रखा है, स्पाउस के नाम से ले रखा है, तो दोनों को उसका बराबर बराबर बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि होम लोन पे अभी इस टाइम पे 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो एक हिसाब से आपको ये टैक्स सेविंग में मदद भी करता है। और मेरा ये मानना है कि होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको प्योरली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके थोड़ा उसमें एक इमोशंस का भी एस्पेक्ट आ जाता है, और थोड़ा एक हर एक इंसान की जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि अगर वो अपने घर में रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को अपना घर नहीं हो और अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो होम लोन जरूर लें, चाहे आप बिजनेस क्लास के हो या बिजनेस क्लास के नहीं हो। आप प्योरली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि अगर हमने घर ले लिया तो हमको इतना का नुकसान हो गया, क्योंकि वो आगे चल के आपको ये चीज़ एक एसेट बिल्टअप कर देती है ओवर ये पीरियड। और आप होम लोन का जो सौदा है उसका टिकट साइज इतना बड़ा होता है कि आप एक दिन में सारे पैसे इकट्ठा करके आप नहीं खरीद सकते। अगर आप सोचेंगे कि हमने आज से सेविंग करके 20 साल तक सेविंग करे, फिर उस टाइम हमारा जो एक कॉर्पस का वैल्यू होगा वो 20 साल के बाद हम घर को परचेज करें, हो सकता है कि जितना आपका कॉर्पस हो उससे ज़्यादा होम का प्राइस बढ़ जाए, तो आप कई बार उसको परचेज नहीं करेंगे। दूसरा सबसे बेनिफिट है कि अगर आपने होम लोन लेकर के डे 1 में अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया तो उस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय भी करते हो नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है और जिसमें आपकी कई तरह के इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। वो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी देता है, आपको अंदर से स्टेबिलिटी भी होता है कि यस यू हैव योर हाउस टू स्टे। तो आप होम लोन जरूर लें। तीसरा लोन जो अक्सर ज़्यादा लोग अवेल करते हैं वो है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, उनको कैरियर प्रोग्रेशन चाहिए और आपके पास एक मुश्त लमसम पैसा नहीं है, तो उसके कैरियर को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन लोन लेने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं है। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, अगर आप एज ए पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं और उस एजुकेशन लोन पे जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, तो आप 25,000 जितनी भी आपने इंटरेस्ट बैंक को देंगे उसका भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो भी एक तरह से आपको नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज बच्चे को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट आज है और आप सोचेंगे नहीं 5 साल के बाद हम एक फंड्स एक्यूमुलेट करें तब वो एजुकेशन में जाएगा, सो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके लिए एक क्रूशियल स्टेज होता है
जो एजुकेशन का एक टाइमलाइन है बच्चों को, उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन पे आपको वो फंड्स चाहिए, तो आप बेहिचक करके एजुकेशन लोन लीजिए, जिससे उनका कैरियर प्रोग्रेशन होगा। और कल के डेट में जब आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं तो ईजिली आप उसके रीपेमेंट को दे करके होम लोन, एजुकेशन लोन को आप पे कर सकते हो। तो अभी हमने कुल मिला के 3 लोन के बारे में हमने चर्चा करी है। एक होम लोन है, व्हीकल लोन है और एजुकेशन लोन है। तो ये तीनों लोन लेने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हर एक आदमी की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस लोन को अवेल करें और उसका बेनिफिट लें। यहाँ तक आपका लोन लेना बिल्कुल ही सही है और जायज़ है। अब ये हम समझते हैं कि किसी भी तरह का लोन, खास करके जो पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन आज के डेट में जो बैंक, एनबीएफसी या बहुत तरह के लोग इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं, तो पर्सनल लोन नॉर्मली होता है, कई बार आप रिनोवेशन के लिए लेते हैं, कई बार वेडिंग के लिए लेते हैं, कई बार दूसरी तरह की ज़रूरतों के लिए लेते हैं। तो पर्सनल लोन लेने में हमेशा यह ध्यान रखें, जितना हो सके आप इसको अवॉइड करें। आप अननेसेसरी फाइनेंशियल लायबिलिटी को ना लें, जिससे आपका एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड बना रहे, और आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम हो वो सेविंग करता रहे। क्योंकि पर्सनल लोन का आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और पर्सनल लोन का रीपेमेंट पीरियड भी काफ़ी शॉर्टर पीरियड होता है। शॉर्टर पीरियड होने का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि इनिशियली आपको ज़्यादा कैश फ्लो पे करना पड़ता है। तो आपकी इनफ्लो कम है, आमदनी कम है, लेकिन पे आउट ज़्यादा है। तो इससे आपका करीब करीब आपका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है, जो आपका बजट है, वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के कोई एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स परचेज कर लिए, कोई लग्जरी आइटम्स परचेज कर लिए, किसी ने हॉलीडे की फाइनेंसिंग कर ली। तो ये सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करनी है। अगर आप ये अवॉइड नहीं करेंगे तो आप फाइनेंशियली जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, और जब फाइनेंशियली ट्रैप हो जाएंगे तो फिर आपको उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी लोन लें तो आप अपनी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, आप उतना ही लोन लें जितना आप पे कर सकते हैं। तो एक थंब रूल है कि जो आपकी मंथली इनकम है उसका 50% से ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं जानी चाहिए। मान लो आप महीने के लाख रुपए आप कमाते हो, तो आपका मैक्सिमम ईएमआई जो है सब तरह के लोन को मिला के 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 50,000 आप ईएमआई दे देंगे तो 50,000 बाकी आपको अपने खर्चों के लिए भी रखना पड़ेगा, जिसमें आपके अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हैं, बच्चों के एजुकेशंस हैं, और भी बहुत तरह की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपके पास पैसे का होना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार आप सोचते हैं कि बैंक जितना मैक्सिमम पैसा दे दे हम ले लें। कई लोग इतने ग्रीडी होते हैं, वो सोचते हैं, हमेशा लोन की जुगाड़ में लगे रहते हैं कि जितना मेरे को मैक्सिमम लोन मिल जाए। और मैंने देखा कि ऐसे लोग इतनी बुरी तरीके से फंसते हैं कि वो कहीं के नहीं रहते हैं। क्योंकि आप, कई लोग ये भी गलती करते हैं कि एक लोन को पे करने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को पे करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। आपने ये कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा एडवाइस है कि जब भी आप लोन लें तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को एसेस करें कि आपकी क्या लोन लेने की क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितनी ईएमआई आप इजीली पे कर सकते हो, और उस लोन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये 3 चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रख करके प्रॉपर उसकी ड्यू डिलिजेंस अपने एंड पे करें, फिर आप लोन अवेल करें। अदरवाइज आज के डेट में बहुत ऐसे डीएसए आपको मिलेंगे, आपको रिक्वायरमेंट 10 लाख का है, वो बोलेगा कि नहीं मैं 50 लाख दिला देता हूँ, 10 लाख इनसे दिला दूंगा, 10 लाख उनसे दिला दूंगा, 10 लाख उनसे दिला दूंगा। पैसे तो आपको 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन 50 लाख की आप ईएमआई की सर्विसिंग कैसे करेंगे। आप 1-2 महीने ईएमआई की सर्विसिंग इधर उधर करके कर भी दिया, तो एट एंड ऑफ डे आपने
उसके जाल में फंसी जाना है। और जब आप उसके डेट में ट्रैप हो जाओगे तो फिर आपकी अर्निंग जो पोटेंशियल है वो डे बाय डे डिप्रिशिएट होती चली जाती है, और फिर आप